बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों ने गौर से इन अफसरदा, गमगीन, शिकस्तखोर चेहरों को आप लोगों ने गौर से देखना है कि कैसे आज एक घुटनों में गिरकर नेतन्याहू और उनकी सिक्योरिटी काबिना ने कैसे एक बहुत बड़े माहिदे की बाकायदा आज मंजूरी दे दी है। कल तक नेतन्याहू हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इस माहिदे से राय फरार इख्तियार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आज डोनाल्ड ट्रंप के एक नुमाइंदे ने आज नेतन्याहू को हंगामी बुनियादों पर सिक्योरिटी काबीना को फौरी तौर पर बुलाकर इस माहिदे की बाकायदा मंजूरी आज दिलवाई है। गैर आप लोगों ने चेहरे गौर से देखे, कैसे उतरे हुए चेहरे हैं, कैसे आज शिकस्तखोर चेहरों के साथ ये बैठे हुए हैं सारे। और आप गौर से इन चेहरों को देखें कि आज कितना इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और कैसे आज उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए आज बज़ाबिता तौर पर सिक्योरिटी काबिना ने इस माहिदे की मंजूरी दे दी है। और नेतन्याहू का चेहरा गौर से देखें कैसा उतरा हुआ है। ये इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह ये बनी नाज़रीन कि और आज धमकी उनको कैसे डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे ने धमकी दी है, जिसकी वजह से इससे फौरी तौर पर सिक्योरिटी काबिना का इजलास बुलाना पड़ा। और आज इससे मंजूरी के बाद अब जो है नेतन्याहू जो है वो बाकायदा मुकम्मल काबिना से एक मंजूरी के लिए हुकूमती मंजूरी के लिए मुकम्मल काबिना का इजलास आज ही उसने तलब किया है। इसकी वजह दरअसल ये बनी है कि हमास और इसराइल के दरमियान 2 रोज़ कबल जंगबंदी जो माहिदा हुआ था, उस माहिदे पर इत्तेफाक होने के बाद जो है कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने डील के हवाले से बाकायदा वो ऐलान कर चुके थे। उस ऐलान के बाद आज एक बार फिर दोबारा उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने गज़ा के अंदर जो है बमबारी की और गज़ा के अंदर जंगबंदी की खुशियाँ मनाने वाले जो मासूम फ़लस्तीनी थे उन पर आज बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 110 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और उसमें नाज़रीन इसराइली इन हमलों में 28 बच्चे शहीद हो चुके हैं और यूं टोटल 110 फ़लस्तीनी आज भी शहीद हो चुके हैं और 246 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। यूं ही ये वाक़या सामने आया तो उसी दौरान ही हमास के मुजाहिदीन की जानिब से भी कतर को आगाह किया वाज़ेह तरीके से कि इसराइल ने 2 रोज़ कबल होने वाले मुआहदे के तहत अब तो उनको रोकना चाहिए था ये बमबारी का सिलसिला, लेकिन बमबारी की जा रही है। कल भी बमबारी की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे ने नेतन्याहू से राब्ता किया और फौरी तौर पर कहा कि 24 घंटों का आपके पास वक्त है कि आपने फौरी तौर पर जो है गजा के अंदर जंगबंदी माहिदे को अमली जामा पहनाने के लिए आपने सिक्योरिटी काबिना से फौरी तौर पर इसकी मंजूरी के लिए जो है बाकायदा सिफारिश करवानी है। यूं ये माहिदा हो चुका है और 19 तारीख जो है जंगबंदी के पहले मरहले का बाकायदा आगाज़ जो है वो 19 जनवरी से इसका होगा, लेकिन इसराइल ने इसका बज़ाबिता तो ऐलान नहीं किया है। लेकिन आज ही जब हुकूमती मंजूरी के बाद जो है सिक्योरिटी काबिना ने मंजूरी दे दी, अब हुकूमती मंजूरी के लिए एक मुकम्मल काबिना का इजलास जो आज तलब किया गया है, इसमें मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होने वाली है। यूं आज ग्रुप ऑफ 7 G7 ममालिक के कायदीन ने भी बाकायदा जंगबंदी इस माहिदे को एक बहुत बड़ी पेशरफ्त करार देते हुए इसराइल और हमास पर जोर दिया है कि इसकी मुकम्मल आपने पासदारी करनी है, मुकम्मल इसके नफाज पर जो है काम करना है। तो यूं G7 के ममालिक ने भी आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को तनहा छोड़ा है। अच्छा, इसकी वजह क्या बनी है नाज़रीन? इसकी वजह ये बनी है कि नेतन्याहू की ये पूरी कोशिश थी और सह्यूनी हुकूमत की कि वो ग्रेटर इसराइल पर जो है काफ़ी अरसे से वो काम कर रहे थे। आप लोगों ने देखा कि गज़ा के अंदर उन्होंने तबाहकुन किस्म की बमबारी करने के बावजूद भी उसी हठधर्मी पर वो आगे बढ़ रहे थे और वो अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब यूं ही शाम के अंदर नई हुकूमत जो है आने के बाद, बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने फौरी तौर पर गोलान की हाइट्स पर जो है उन्होंने बमबारी शुरू की। बमबारी के बाद वहाँ कब्ज़ा किया। उस पर कब्ज़ा करने के बाद वो देहातों पर आने लगे, शहरी इलाकों पे आने लगे और उसके बाद जो है उन्होंने दमिश्क तक बमबारी की। फिर उन्होंने गोलान की पहाड़ियों पर भी कब्ज़ा जमाने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो देहात थे शाम के, वहाँ भी कब्ज़ा करने के बाद जो है आहिस्ता-आहिस्ता इसराइल आगे बढ़ता गया और उन्होंने तबाही मचाने की पूरी कोशिश की। उसकी वजह ये थी कि वो शाम पर भी कब्ज़ा करना चाहते थे। वो गोलान की हाइट्स पर तो कब्ज़ा ही करना चाह रहे थे, लेकिन वो मज़ीद आगे बढ़ना चाहते थे और इसी तेज़ी के साथ जो है
وہ عراق کی سرحد تک پہنچنا چاہ رہے تھے، اور پھر دوسری جانب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھنا چاہتے ہیں، وہ سعودی عرب کی حدود تک جو ہیں وہ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اردن اور یہ ممالک جو ہیں، یہ قطر، ان کو تو وہ درمیان میں کسی جگہ سے بھی، یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو سیکیورٹی طاقت بھی نہیں ہے، تو ان کو وہ مکمل طور پر جو ہیں ہم اس کو کونٹر کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ 816۔ تو یوں آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا جو ایک خواب تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور آج ایک بہت بڑا معاہدہ ہوتے ہی اب سے کچھ دیر پہلے ایک بار پھر دوبارہ غزہ کے سرزمین کے اندر جو ہیں 110 افراد شہید ہونے کے باوجود لوگوں نے آج اس معاہدے کو لے کر جشن منایا ہے، اور اب جو ہیں وہ ان کے لیے راہداری بھی اوپن کریں گے، اور وہاں فوڈ فوری طور پر پہنچانا ہے، اور پھر اس پہلے معاہدے میں ہی آہستہ آہستہ اسرائیل کی فوج نے غزہ کو مکمل خالی کرنا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ ایک معاہدہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی حماس جو ہیں وہ فلسطین کے اندر جو ہیں وہ حکومت نہیں کرے گی۔ یہ باقاعدہ اس معاملے سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ اس سے سعودی عرب، قطر اور دیگر جو اردن یہ ممالک ہیں، مصر، ان سے باقاعدہ اس کی گارنٹی بھی لی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سرحد سے آگے عبور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس معاملے کو لے کر باقاعدہ بڑے بڑے ممالک کے سربراہان بیٹھ کر ایک اس پر جو ہے باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا، اور اسرائیل کو محدود کیا جائے گا، اپنی باؤنڈری سے وہ باہر نہ نکلیں، یہ باقاعدہ ان کو فکس کیا جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اگر حماس کی حکومت نہیں بنتی ہے تو مزاحمت ختم نہیں ہوگی، مزاحمت نے زندہ رہنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے اس کا چپٹر بھی اب کلوز ہونے والا ہے۔ تو یوں آج ایک بہت بڑی فتح ملی ہے، اور اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر دوبارہ چہروں کو غور سے دیکھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔